अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। अच्छा, तो कार्डियक साइकिल वैसे एक सिस्टोल जब हो जाए और एक डायस्टोल तो इसे हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। मतलब लेट्स से ये हार्ट है ना, इसकी ये 4 चैम्बर्स है, ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स है और ये ऊपर वाले आर्ट्रियम। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर ले तो हम कहते हैं कि सिस्टोल हो गया। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाए तो हम कहते हैं डायस्टोल हो गया। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ब्लड बॉडी को मिल जाता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल को आता है। तो ये सारा प्रोसेस जिस वक्त में होता है और इस सारे प्रोसेस को हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। अच्छा, अब आपको पता है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो एस ए नोड से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एस ए नोड से ये जाता है फिर ए वी नोड तक, फिर ए वी नोड से ये जाता है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। अच्छा, अब मैंने यहाँ लिखा है कि जब ये एक्शन पोटेंशियल एस ए नोड से ए वी नोड तक आते हैं तो ए वी नोड इसे डिले करता है 0.1 सेकेंड से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसे 1 सेकेंड से भी ज़्यादा क्या करता है? डिले करता है। अब मैंने पहले भी बताया था कि इसका फ़ायदा ये है कि ये जब डिले हो जाए तो आर्टरिया फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर ये डिले ना होता तो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते और जो कि ब्लड देने की एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है कि हार्ट रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द टाइम फॉर कार्डियक साइकिल। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो आप सबको पता है कि वो 72 बीट्स पर मिनट है। मतलब हार्ट जो है तो वो 1 मिनट में 72 मरतबा हमारे जिस्म को ब्लड देता है। मतलब 72 मरतबा वो सिस्टोल डायस्टोल करता है 1 मिनट में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हार्ट रेट को हम बढ़ा देते हैं। लेट्स से 72 से हम कर लेते हैं 130 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब तो वो वही 1 मिनट में कितने दफ़ा बीट्स कर रहा है? 130। और पहले ये कितना बीट्स कर रहा था? 72। तो बीट्स ज़्यादा हो गए और टाइम उतना ही है। तो मतलब एक बीट का जो टाइम है वो क्या हो गया? वो कम हो गया। इसलिए कि हम हार्ट रेट को बढ़ाते हैं तो कम वक्त में एक कार्डियक साइकिल होता है। तो ये रहा सिस्टोल, ये रहा डायस्टोल। तो जो डायस्टोल का टाइम है ना वो ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोल। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा कि डायस्टोल का जो टाइम है वो ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोल। क्योंकि हार्ट रेट जब बढ़ता है तो कार्डियक साइकिल का टाइम कम होता है। मतलब ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जल्दी रिलैक्स होगा, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जल्दी रिलैक्स होगा। मतलब जो डायस्टोल का प्रोसेस है रिलैक्सेशन का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल में ईसीजी का क्या रिलेशनशिप है। तो ईसीजी का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ इस तरह होता है। ये पी वेव बन जाता है, उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स, उसके बाद टी वेव। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्यू वेव है, ये पी वेव है सॉरी, और ये क्यू आर एस और ये टी। अब ये क्यू वेव और ये पी वेव और क्यू आर एस कम्प्लेक्स और टी वेव हार्ट में किस वक्त कौन सा वेव बनता है? तो यहाँ पर कौन सा नोड है? एस ए नोड। ठीक है, राइट एट्रियम के साथ और सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल करीब, और जो कि सेप्टल एरिया में है। मतलब दोनों एट्रियम की जो दरमियान वाली जगह है यहाँ। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की जो बीच में जगह है सेप्टल एरिया में, यहाँ पर कौन सा नोड पड़ा है? ए वी नोड। अच्छा, तो इस तरह होता है कि जब एस ए नोड एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो एट्रियम में क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन आ जाता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब ये आर्ट्रियल में डीपोलराइजेशन आता है तो उस वक्त जो वेव बनता है तो वो कौन सा वेव बनता है? पी वेव। कौन सा वेव बनता है? पी वेव। उसके बाद ये एस ए नोड से जाता है ए वी नोड तक, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ए वी नोड सिग्नल को डिले करता है। मतलब उस वक्त कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं गुजरता, ये उसको रोकता है। तो उस वक्त से पी से लेकर क्यू तक का जो इंटरवल है इसे हम पी क्यू या पी आर इंटरवल कहते हैं। तो ये पी आर इंटरवल जो है तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो ए वी नोड में जो ये सिग्नल्स ठहरता है, डिले होता है, ये इसकी वजह से होते हैं। फिर जब ये ए वी नोड से नीचे आता है, कहाँ आता है? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल डिपोलराइज होंगे, और आप लोगों को पता है कि वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन
बहुत तेज़ होती है, क्योंकि उन्हें हाई प्रेशर के ख़िलाफ़ कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, तो उनका जो डीपोलराइजेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत बड़ा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे देता है। तो QRS कम्प्लेक्स कब होगा? जब वेंट्रिकल क्या होते हैं, इनमें डिपोलराइजेशन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सिग्नल फिर एक इंटरवल आ जाता है और उसके बाद कौन सा वेव आ जाता है? टी वेव। अच्छा, जब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाते हैं तब ये वापस रिलैक्स होते हैं और ये फिर क्या करते हैं? वापस रीपोलराइज होते हैं। ठीक है, जब ये रीपोलराइज होते हैं वेंट्रिकल्स, तो उस वक्त कौन सा वेव बनता है? टी वेव बनता है। अच्छा, तो पी वेव आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, पी आर इंटरवल, ए वी नोड में डिले, क्यू आर एस वेंट्रिकल कंट्रैक्शन और टी वेव कौन सा? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने एक मेडिसिन दे दिया चलो, और उस मेडिसिन ने ये कर लिया कि उस मेडिसिन ने ए वी नोड का जो प्रोसेस है उसे फास्ट कर लिया, मतलब उसका डिले जो है तो वो कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो फिर आप लोगों को ACG किस तरह मिलेगा? तो नॉर्मल ACG तो ये है क्यू, फिर थोड़ा सा वक्फा, फिर QRS और फिर T, तो P QRS और T। तो जब हम AV नोट के डिले को कम करते हैं तो फिर हमारे पास इस तरह आएगा P वेव और उसके डायरेक्ट बाद QRS और फिर T, मतलब ये जो PR इंटरवल है ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये AV नोट के डिले को ज़ाहिर करता है और इस मेडिसिन से हमने उसका डिले क्या किया? कम किया, तो ये क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो इस तरह के MCQs अक्सर आते हैं। अच्छा, अब ये MCQs है कि आर्ट्रियल फंक्शन एज प्राइमर पम्प्स फॉर वेंट्रिकल्स। अच्छा, ये कहता है कि ना लेट्स से ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है, और ये ऊपर दो क्या है? ये आर्ट्रिया है। अच्छा, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो अपना सारा ब्लड किधर देता है? रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो जब वेंट्रिकल अपना ब्लड दे देता है उसके बाद वेंट्रिकल क्या हो जाता है? रिलैक्स होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और एट्रियम में प्रेशर क्या होता है? लो होता है। एट्रियम में प्रेशर लो होता है और वेंट्रिकल में प्रेशर हाई होता है। तो होता क्या है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उसमें प्रेशर कम होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। जब ये एट्रिया से भी कम हो जाएगा तो एट्रिया के जो ये वॉल्व्स है, मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जब ये ओपन हो जाएंगे तो आर्ट्रिया से ब्लड यहाँ आ जाएगा। मतलब ये वॉल्व कब ओपन होंगे? जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियल से कम होगा। तो जब ये प्रेशर कम होता है इसके दौरान आर्ट्रिया को पहले से ही ब्लड मिल रहा होता है। ठीक है, राइट एट्रियम को ब्लड मिलता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से और लेफ्ट एट्रियम को ब्लड मिल रहा होता है लंग से। ठीक है, और इस वक्त तक वेंट्रिकल क्या करता है? ये रिलैक्सेशन के स्टेट में होता है। जिस तरह वेंट्रिकल का प्रेशर आर्ट्रियल के प्रेशर से कम हो जाता है तो ये वेल्व खुल जाते हैं और जो ब्लड उसमें स्टोर होता है वो उसे डायरेक्टली मिल जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि आर्ट्रिया तो है वो वेंट्रिकल के लिए किस फंक्शन करता है? एज अ प्राइमर फंक्शन करते हैं, मतलब उसके लिए ब्लड पहले से स्टोर रखा होता है। ठीक है, तो आप लोग तो कहोगे कि यार कि अगर ब्लड यहाँ पहले से जमा हो गया और जिस तरह ये वाल्व खुल गया तो आर्ट्रिया की कंट्रैक्शन के बगैर ही ब्लड नीचे चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल ही ऐसी बात है। मतलब 80% जो आर्ट्रिया में ब्लड होता है तो वो पैसिवली जाता है। इसका मतलब क्या है कि आर्ट्रियल के कंट्रैक्शन के बगैर ही 80% ब्लड वेंट्रिकल को चला जाता है और जो कि 20% ब्लड रहता है ये तब वेंट्रिकल जाता है जब आर्ट्रियल क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है। अच्छा, तो आप लोग कहोगे कि यार अगर आर्ट्रियल में डिसफंक्शन हो जाए और ये कंट्रैक्ट ना करे तो क्या हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर सकेगा? तो द आंसर इज़ राइट, क्योंकि 80% ऑफ ब्लड जो है वो तो ऑलरेडी वेंट्रिकल को जा रहा है और वो 80% ब्लड हमें सारे जिस्म को मिल रहा है। हाँ, मगर अगर एज ज़्यादा हो जाए तो फिर वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं? स्टिफ बन जाते हैं, मतलब वेंट्रिकल में जो पेलने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से आर्ट्रिया को खामखा ही कंट्रैक्ट होना पड़ेगा कि वेंट्रिकल में ब्लड भर ले। अगर आर्ट्रिया कंट्रैक्ट नहीं होगा तो वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा एजड लोग में अगर एट्रियम में मसला आ जाए तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, और अगर यंग एजेस पीपल में एट्रियम में मसला आए तो फिर भी हार्ट नॉर्मल तरीके से काम कर सकेगा। अब देखो, इस ग्राफ को देखकर डरना नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अगर कंसेप्ट पर समझ गए ना तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा,
तो जब कार्डियक साइकिल होता है तो ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल, फिर आर्टरियम, फिर वेंट्रिकल, फिर टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इस कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल के प्रेशर में ख़ास करके लेफ़्ट वेंट्रिकल, अच्छा हम फोकस करेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल पर। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर में चेंज आएगा, उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा और आर्टरियम के प्रेशर में जो चेंज आएगा वो हम इस ग्राफ से अभी मालूम करेंगे, ठीक है। तो जो कि ये ब्लू मार्कर से जो लाइन है तो ये असल में प्रेशर है वेंट्रिकल का, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? प्रेशर ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब जो ये पिंक कलर की मार्कर पर ये वाला जो लाइन है तो ये असल में ये है प्रेशर ऑफ आयोटा। क्या? प्रेशर इन आयोटा, ठीक है। अच्छा, और जो ये नीचे लाइन है तो ये है प्रेशर इन आर्टरियम। अब आप लोगों को समझ आएंगे कि ये किस तरह ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, प्रेशर ऑफ एट्रियम। अच्छा, और अब जो ये नीचे दूसरी लाइन है तो ये असल में वॉल्यूम है, और कहाँ? लेफ़्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लेफ़्ट वेंट्रिकल। अच्छा, तो यह हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ शुरू में अगर तुम देखो तो वेंट्रिकल का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, और साथ ही साथ में जो एट्रियम का प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। तो ये इस प्रोसेस इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो एट्रिया है ना, यहाँ पर जो ब्लड है, ठीक है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये ब्लड किधर देगा? वेंट्रिकल को, ठीक है। वेंट्रिकल पर ब्लड आ गए, ठीक है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये लाइन क्या है, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। और ब्लड किधर आ जाएगा? वेंट्रिकल में, तो इसी के साथ वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, और देखो वेंट्रिकल में वॉल्यूम भी 130 ml है, मतलब आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम पूरा का पूरा हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा। क्या? वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अब वेंट्रिकल क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा, और जिस तरह ही वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो यह क्या होगा, यह जो ये एट्रियम से जब वेंट्रिकल तक आ रहा था, जो जिस वेल्व से आएगा, अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ चला जाएगा और ये वेल्व क्या हो जाएगा? ये वेल्व क्लोज हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? AV वेल्व मतलब आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल जो है ना, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि वेंट्रिकल का अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। लेट्स से आयोटा में अभी यहाँ क्या प्रेशर है? आयोटा में प्रेशर है 80, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? यह आयोटा, ठीक है, यहाँ प्रेशर है 80। और अब यह क्या प्रेशर है? यहाँ पर प्रेशर है, आप लोग देख ले, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, 10 से करीब है। तो लेट्स से यहाँ पर प्रेशर है 10, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये 10 से इंक्रीज़ होगा 11, 12 और ये चला जाएगा टुवर्ड्स 80। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ ऊपर के ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है, मगर अभी तक ये वेल्व नहीं खुला। अब ये वेल्व खुला क्यों नहीं है? वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है यहाँ से। लेट्स से यहाँ पर एक दरवाज़ा है और यहाँ पर पीछे एक फोर्स पड़ रहा है, मतलब फोर्स या प्रेशर, और तुम यहाँ पर भी फोर्स लगा रहे हो। अगर तुम्हारा फोर्स इस फोर्स से कम है तो तुम ये चीज़ कभी भी ओपन नहीं कर सकोगे। ये तुम तब ओपन करोगे कि तुम्हारा ये साइड वाला जो फोर्स है या प्रेशर है इससे ज़्यादा हो जाए, तब ये तुम ओपन कर सकोगे। इसलिए जिस तरह ही लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो 80 से बढ़ जाए, यहाँ पर जिस तरह 80 से बढ़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा वेल्व ओपन होगा? आयोटिक वेल्व। ये वेल्व कौन सा वेल्व है? आयोटिक वेल्व। तो यहाँ पर कौन सा वेल्व ओपन होगा? आयोटिक वेल्व विल बी ओपन। समझ गए? तो जिस तरह ही आयोटिक वेल्व ओपन होगा, पहले आप लोगों को पता है कि क्या होता है, फिर ब्लड जो है, सॉरी, आयोटिक वेल्व यहाँ पर है, ठीक है। लेट्स से आयोटिक वेल्व यहाँ खुल गए, ठीक है। तो आयोटिक वेल्व जिस तरह ही खुल जाता है, आप लोग सिर्फ कंसेप्ट को सीख ले। आयोटिक वेल्व जिस तरह ही खुल जाता है तो ब्लड डायरेक्टली यहाँ पर जितना भी ब्लड था वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली रश आउट कर लेगा। क्या कर लेगा? ब्लड रश आउट कर लेगा। तो ये कौन सा, यह क्या होगा? इजेक्शन होगा ब्लड का। क्या?
इजेक्शन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये फेज़ क्या है, फेज़ ऑफ इजेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये इजेक्शन ब्लड होगा तो यहाँ पर ब्लड इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा कि प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वेंट्रिकल तो कंट्रैक्ट कर रहा है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेंट्रिकल का भी प्रेशर बढ़ रहा है और यह आयोटा में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, बट एक पॉइंट आ जाता है कि वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है और जो आयोटा का प्रेशर है वो वही से ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ये फिर नीचे कम होता जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर आयोटा के प्रेशर से कम हो जाता है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और वेंट्रिकल में कम है, तो यहाँ का ब्लड कोशिश करे कि यार मैं वापस आ जाऊँ। तो इसी तरह जिस तरह ये वापस आते हैं तो ये वेल्व क्लोज़ हो जाता है। तो जब ये वेल्व क्लोज़ हो जाते हैं तो यह हमें मत पता चल गया कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आयोटिक वेल्व क्लोजिस। ठीक है, अच्छा, और फिर आयोटा का प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि आयोटा से जो ब्लड है वो जा रहा है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो ये प्रेशर वापस 80 तक आ जाता है। और हाँ, अब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अब वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो 80 से कम हो रहा है, फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो जब ये प्रेशर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल यहाँ पर रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन के 3 फेजेस है। पहले फेज़ में जब ये रिलैक्स होता है तो देखो, जब ये रिलैक्स हो रहा है ना तो इसका प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एट्रियम का प्रेशर तकरीबन 6 mmHg होता है। ठीक है, और यहाँ का प्रेशर क्या है, यहाँ का प्रेशर तो अभी 80 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, लेट से 80 है, तो ये अब रिलैक्स होगा, 80 से कम हो जाएगा 60 से कम हो जाएगा 40, फिर 20। जब ये 6 से कम हो जाता है मतलब यहाँ पर आर्टरियम का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो ये आर्टरिया जो है यहाँ का ब्लड डायरेक्ट आ जाएगा इधर, मतलब ये वेल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये वेल्व तब कब ओपन होगा, जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियम से कम हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ देखो, यहाँ पर जो वेंट्रिकल का प्रेशर ये इस एट्रियम के प्रेशर से क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें पता चल गया कि यहाँ कौन सा इवेंट हो गया, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब ब्लड डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जब आएगा तो वो 3 स्टेजेस में आएगा। पहले स्टेजेस को कहते हैं हम पहले स्टेज को हम कहते हैं रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग। ठीक है, कौन सा, रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग। यहाँ का जो ब्लड है वो पहले से स्टोर हुआ होता है, जब ये रिलैक्स होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज होता है स्लो वेंट्रिकल फिलिंग। ठीक है, स्लो वेंट्रिकल फिलिंग, इसे हम डायस्टेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया कि पहले और दूसरे स्टेज में तकरीबन 80% जो ब्लड होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल को आ चुका होता है। और मैंने बताया ये किस तरह आता है, ये पैसिवली, मतलब एट्रियम अभी तक कंट्रैक्ट नहीं हुआ और देखो 80% ब्लड आ गया। अब जो ये लास्ट स्टेज है, देखो ये एट्रिया का प्रेशर जो थोड़ा सा बढ़ रहा है, यह भी जो थोड़ा सा बढ़ा था, ये क्यों, क्योंकि ये वो लास्ट स्टेज है एट्रिया कंट्रैक्शन का, जबकि बाकी का 20% जो ब्लड रह गया है कि वो भी वेंट्रिकल को दे दे। तो इस वक्त जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह दोबारा फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर इजेक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल दोबारा रिलैक्स होगा और फिर सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब आयोटिक प्रेशर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैं तुम लोगों को ये लाइन जो है ना तो ये अलग कर रहा हूँ। देखो, जब आयोटा ने एट्रियम, जब एट्रियम कंट्रैक्ट होगा जो 20% ब्लड देगा उसमें जो बाकी है वेंट्रिकल को, तो इसका थोड़ा सा प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए इसका प्रेशर यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, हाई है। ठीक है, तो जब ये ब्लड दे देगा तो इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड ये अब दे चुका है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, जिस तरह इसका प्रेशर कम हो जाता है, किससे, वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो क्या करेगा, वो जाएगा टूवर्ड्स द आर्टरियम। ठीक है, तो ये जब वापस जाता है तो ये वेल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मैंने जो यहाँ लिखा था एवी वेल्व क्लोजेस, तो ये वेल्व जब क्लोज हो जाता है तो ये एक बल्जिंग इफेक्ट दे देता है आर्टरियम की, जिसकी वजह से इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है फॉर अ वेरी स्लाइट मूवमेंट। तो इसलिए यहाँ हमें थोड़ा सी बल्जिंग मिलती है। ठीक है, जो मैंने ये बल्जिंग तो आप लोगों को बताया। ठीक है,
तो ये बल्जिंग क्या है, ये एवी वेल्व जब कॉल हो जाता है, एवी वेल्व आयोटिक वेल्व नहीं समझना, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है। तो ये बल्जिंग किसकी वजह से है, क्योंकि ये वेल्व क्लोज हो जाता है और आर्ट्रिया में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यहाँ पर सेम आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और आर्ट्रिया का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्म्स है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है डायस्टोल किसे कहते हैं, जब वेंट्रिकल पूरा का पूरा रिलैक्स हो जाए। लेट्स से वेंट्रिकल पूरा का पूरा रिलैक्स हो जाए और उसके बाद इसमें जितना वॉल्यूम रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और वहाँ ऊपर वैल्यूज़ में भी लिखा है, तो जिस तरह ही वेंट्रिकल ये है वॉल्यूम, ठीक है, वेंट्रिकल पूरा का पूरा क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, तो इस वक्त इसमें कितना ml वॉल्यूम है, तो यह कितना है 120 ml ऑफ ब्लड है इसमें, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की समझ आ गई, वो वॉल्यूम जब वेंट्रिकल पूरा का पूरा रिलैक्स हो जाए, इसमें जितना वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो 110 से 120 ml के दरमियान होता है। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जब वेंट्रिकल पूरा का पूरा कंट्रैक्ट हो जाए और वो अपना ब्लड दे दे, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो ब्लड रह जाए उसे हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये कितना होता है 40 to 50 ml, इसमें था लेट से उसमें था 120 ml, उसने दे दिया, उसमें कंट्रैक्शन के बाद सिस्टोलिक प्रोसेस के वजह में ब्लड रह गया 50, तो उसने कितना दिया, उसने मतलब 70 ml उसने इजेक्ट कर दिया, तो इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम उस वॉल्यूम को कहते हैं कि वेंट्रिकल एक कंट्रैक्शन में बॉडी को कितना ब्लड देता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक कार्डियक एक हार्ट की एफिशिएंसी स्ट्रोक वॉल्यूम से पता चलती है, ठीक है। तो एक होता है और एक हम इसका परसेंटेज भी लेते हैं, उस परसेंटेज, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला भी आप लोग बना सकते हो। स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला किस तरह बनाएंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो वो उतना ब्लड आएगा जितना उन्हें इसने एक कंट्रैक्शन में दिया था। अच्छा, तो 2 पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है, और इसी तरह दूसरा पॉइंट है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अच्छा, तो अभी नाम से ही जाहिर है, जैसा कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक है, मतलब वेंट्रिकल में तो है ब्लड का ज़्यादा होना या कम होना ये नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और इसके साथ ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट भी करेगा। और आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन मतलब वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो है वो सेम होगा और उसमें रिलैक्सेशन भी होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि यार अगर वॉल्यूम सेम है तो कंट्रैक्ट किस तरह कर रहा है, अगर वॉल्यूम सेम है तो रिलैक्स किस तरह कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इस ग्राफ में ही ये 2 पॉइंट्स छुपे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अच्छा देखो, ये फेज़ जो होता है ना, ये इजेक्शन का फेज़ है, ठीक है। जिस तरह वेंट्रिकल इजेक्ट कर देता है, तो यहाँ इस पॉइंट पर देख रहे हो, इससे इसमें वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो आयोटिक प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर जो आयोटिक वेल्व है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल स्केच बनाता हूँ। तो ये जो है ना, ये तो ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है, और यहाँ कहाँ ब्लड जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ ब्लड जाता है टुवर्ड्स द आयोटा, टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जिस तरह ये ब्लड इजेक्शन हो जाता है तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाता है, आयोटिक प्रेशर से कम हो जाता है। तो जिस तरह ये कम हो जाता है तो ये आयोटिक का जो ब्लड है वो वापस कहाँ आना चाहता है, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। तो ये जो आयोटिक वेल्व है वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, ब्लड के वापस आने की वजह से। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि ये वेल्व भी क्लोज है और जो बाइकस्पिड वेल्व है वो भी क्लोज है, ठीक है। अब जब इसका प्रेशर कम हो गया तो ये अब क्या करेगा, ये अब रिलैक्स करेगा, ठीक है। और जब ये रिलैक्स करेगा तो इसका ये रिलैक्सेशन भी होगा और इसमें जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। अब किस तरह कांस्टेंट होगा, ना यहाँ से आर्टरियम से ब्लड आएगा और ना ही आयोटिक से ब्लड आएगा, मतलब ये रिलैक्स भी कर रहा है और इसमें ब्लड भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फेज़ है तो ये क्या है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अच्छा, दूसरा आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। अच्छा, अब जिस तरह ही आर्ट्रियम अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे देता है तो फिर क्या होता है, फिर जिस तरह ही वेंट्रिकल का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो जो ये बाइकस्पिड वेल्व है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो एट्रियम से ज़्यादा हो जाता है, एट्रियम में प्रेशर नॉर्मली 6 mmHg होता है, तो जिस तरह वेंट्रिकल का प्रेशर 6 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो ब्लड होता है तो वो वापस आर्टरियम जाना चाहता है और ये वेल्व क्लोज हो जाता है। और आयोटिक का जो प्रेशर है वो कितना है, 80 mmHg, ठीक है। तो 6 mmHg से ये जब 80 mmHg तक पहुँचेगा
तो उस वक्त ये क्या करेगा, वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस वक्त तक ना आयोटिक वेल्व खुलेगा और ना ही बाइकस्पिड वेल्व। तो ये कंट्रैक्शन भी करेगा और इसका जो वॉल्यूम का, इसमें जो इतना वॉल्यूम है तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो ये जो फेज़ है ना, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है और ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। बस इसका कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी पेपिलरी मसल और कॉर्डा टेंडे के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। तो कि जो पेपिलरी मसल और कॉर्डा टेंडा है, तो ये याद रखो कि ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व के दरमियान होता है, ठीक है। सेमिलुनर वेल्व के दरमियान, सेमिलुनर वेल्व में ये नहीं होता, ठीक है। ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व में होता है, मतलब ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, जिसे हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उसके साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो लेट से ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये क्या है, कॉर्डाई टेंडिने, और ये फिर अटैच है नीचे किस जगह पर, पेपिलरी मसल से, पेपिलरी मसल, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉर्डाई टेंडिने है, ठीक है। तो ये अटैच होते हैं कहाँ, लेट से अब ये मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल लिया है, तो ये अटैच कहाँ है, ये अटैच है टुवर्ड्स द ट्राइकस्पिड वेल्व। अच्छा, अब होता क्या है, आप लोग कहोगे कि यार ये वेल्व जो है, तो ये मेरे ख्याल से मदद करेगा कि इस वेल्व को खोल ले, ये कॉर्डा टेंडिन और पेपिलरी मसल, बट ये हरगिज़ इस तरह नहीं है। अच्छा, तो फिर आप लोग कहोगे कि यार इसका फंक्शन क्या है। जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से बढ़ जाता है, इसका प्रेशर इसके प्रेशर से बढ़ गया, तो इसमें जो ब्लड है वो जाएगा टुवर्ड्स द एट्रियम। हाई क्राउडेड जगह जो है वो लेस क्राउडेड जगह की तरफ जाना चाहता है। इट इज़ द नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ। तो ये ब्लड जब वापस जाएगा, तो ये जब जाएगा तो ये ब्लड यहाँ से लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा और इस वेल्व को क्लोज कर लेगा। ये वेल्व क्लोज हो जाएगा कि ब्लड यहाँ वापस आ ना जाए। जब ये वेल्व क्लोज हो जाएगा तो ये ब्लड उस पर और फोर्स अप्लाई करेगा कि ये वेल्व उस तरफ हो जाए, ठीक है, बल्ज आउट हो जाए। बट ये कॉर्डा टेंडिने, ये पेपिलरी मसल उस वक्त क्या हो जाते हैं, टॉट पोजीशन में आ जाता है और उसको बल्जिंग आउट से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम बल्जिंग आउट, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है कि इस वेल्व का उस साइड तक जाने के लिए, मतलब ये बल्ज आउट ना हो जाए और फिर ब्लड चला ना जाए वहाँ, इसको रोकने के लिए ये जो है तो कॉर्डा टेंडिने और पेपिलरी मसल इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। अच्छा, तो अब जल्दी जल्दी एमसीक्यूज़ करते हैं इस लेक्चर की। पहला नंबर एमसीक्यूज़ है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रेजेंट्स विद सेवियर कार्डिक incapacity. Endocardiography reveals bulging of the mitral valve during ventricular contraction. तो इसमें कह रहे हैं कि जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रहा था तो मिट्रल वेल्व क्या हो गया, बल्ज हो गया, मतलब वो एट्रियम की तरफ बल्ज आउट हो गया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, रप्चर ऑफ द आयोटिक वेल्व। क्या आयोटिक वेल्व में कोई मसला था, नहीं, आयोटिक वेल्व था, मिट्रल वेल्व के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ऑप्शन बी पैरालिसिस ऑफ पेपिलरी मसल, ऑप्शन सी स्टेनोसिस ऑफ द पल्मोनरी वेल्व, ऑप्शन डी एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बल्जिंग आउट को प्रिवेंट कौन सा क्या करता है, तो कॉर्डा टेंडिने, और वो किसके साथ अटैच होता है, पेपिलरी मसल के साथ। तो पैरालिसिस ऑफ द पेपिलरी मसल, जब पेपिलरी मसल में मसला आ जाए तो कॉर्डा टेंडिने अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, जिसकी वजह से जो कि आर्टरी वेंट्रिकुलर वेल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व है, वो क्या हो जाते हैं, वो बल्ज आउट हो जाते हैं टुवर्ड्स द आर्ट्रियम, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि एन एथलीट विद रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 50 बीट्स पर मिनट इंक्रीजेज देयर हार्ट रेट टू 150 बीट्स पर मिनट, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहा था। तो व्हाट हैपन्स टू ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल इन दिस सिनेरियो। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने बताया था जब हार्ट बीट ज़्यादा होता है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, तो कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो क्या है, वो कम होता है। और हाँ, कार्डियक साइकिल में किस चीज़ का टाइम ज़्यादा कम होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डायस्टोल का। तो डायस्टोल इट डिक्रीजेज मोर देन सिस्टोल, ठीक है। तो डायस्टोल का टाइम जो है वो सिस्टोल से ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्ट्रियल वेव इन द कार्डियक साइकिल। अच्छा, तो कहते हैं कि आर्ट्रियल ए वेव जो है ना, ए वेव, उसमें कार्डियक साइकिल उसमें उस वक्त क्या होता है। अच्छा, तो मैंने जो कि ग्राफ था
जिसमें आयोटिक प्रेशर मैंने बताया था कि आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है कि जो एट्रियम का ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, क्योंकि आर्ट्रियल क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। जब ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो उस वेव को क्या कहता है, ए वेव। और ये कब होता है, जब आर्ट्रिया क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, अब तो कौन सा ऑप्शन होगा, इट इंडिकेट्स आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी होगा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल डज द आयोटिक वेल्व ओपन। अच्छा, तो आयोटिक वेल्व कौन सा वेल्व है, वो वेल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान होता है, मतलब वो वेल्व खुल जाते तो सारे ब्लड को सारे बॉडी को ब्लड मिल जाता है। तो ये कब होता है, जब इजेक्शन होता है। तो पीरियड ऑफ इजेक्शन के दरमियान आयोटिक वेल्व ओपन हो जाता है।